अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। एक बार फिर अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को, बागेश्वर बाबा को निशाने पर लिया। उन्होंने पहले कहा था कि वो अंडर द टेबल मोटी मोटी फीस लेते हैं। ये सारी लड़ाई कथावाचकों के चोटी काटने और उनका सर मुड़वाने के बाद बड़ी खबर इसलिए बनी क्योंकि अब लड़ाई उसमें यादव वर्सेस ब्राह्मण ढूंढी जा रही है। और जब अखिलेश से इस पे पूछा गया था तो बोले थे कि कितने लोग पुराने हैं, 16 साल की चोटी थी, कब कैसे आएगी, वो काट दी गई और उनसे कुछ नहीं लिया, बोला गया जो अंडर द टेबल 50-50 लाख रुपए लेते हैं। फिर इसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया। अब फिर आज नया ताज़ा हमला अखिलेश यादव ने किया है। मौसम है सावन का और कांवड़िए भी जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए, उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है और मुद्दा कहीं ना कहीं धर्म को और राजनीति को एक साथ मिलते हुए देख रहा है। पहले सुनिए ये बयान, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी और उनसे समझेंगे कि क्या है इसके पीछे की कहानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट करिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। देखिए, मैं तो एक ही चीज जानता हूं, सच्चा रास्ता ही धर्म का रास्ता है, वही सनातन का रास्ता है। अन्याय करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, भेदभाव करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, बच्चों से राजनीति कराने वाले सियासत कराने वाले लोग सनातनी नहीं हो सकते। केवल कपड़े पहनने से कोई बाबा योगी नहीं बन जाता है, विचार और आचरण से बनता है। क्योंकि बुनियादी सवालों पे चर्चा नहीं करनी है, जनता इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश की। दरअसल खबर यही है कि अब चुनाव सबसे पहले 25 में अभी बिहार में है जो उत्तर प्रदेश, उसके बाद 26 में बंगाल का चुनाव है और केरल का है। लेकिन लड़ाई सारी बिहार और उत्तर प्रदेश पे नज़र है क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ तय होगा धीरे धीरे आके। और उत्तर प्रदेश में इस समय जाति संघर्ष का संघर्ष अलग दिख रहा है और धर्म के नाम पर सियासत भी हो रही है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नहीं हो रही। मेरे साथ महेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे कि अखिलेश यादव क्यों लगातार हमलावर हैं धीरेन्द्र शास्त्री पे। मोडस ऑपरेंडी क्या कह रही है उनकी? देखिए, अगर हम अखिलेश यादव की राजनीति को अगर उसका मूल्यांकन करने की कोशिश करें तो वो सिर्फ धर्मेंद्र शास्त्री के ऊपर ही नहीं बल्कि तमाम धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर ही नहीं, तमाम धार्मिक गुरुओं के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है। और ये बार बार ये चर्चा रहती है कि अखिलेश यादव अगर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उनकी नीतियों की खामियों पर टिप्पणी करें, उनको उजागर करें, तो उनको चुनावी सफलता या चुनावी फायदा हो सकता है। इसके बजाय कि वो धर्म गुरुओं को अपना निशाना बनाएं। वो कर रहे हैं विकास को लेके। उन्होंने बहुत, आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मैं एक खबर लेके कर रहा हूँ, बड़ी खबर में, उसमें उन्होंने विकास से लेके काम नहीं करना, कांवड़िया। मेरा आपसे समझने का मतलब ये है कि क्यों
धर्म का तड़का लगाकर, मुझे लग रहा था कि आप जो अखिलेश के लिए कह रहे हैं, अखिलेश को ये राजनीति सूट कर रही है क्या, कि गोलबंदी होगी वोटों की तो ज्यादा फायदा होगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अखिलेश यादव को तभी फायदा होगा जब हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन न हो और वो हिंदू समुदाय वो जातियों में बंटकर वोट दे। और जिस तरीके से 2024 में सभी ने देखा कि जाति आधार पर जो एक पूरे राजनीतिक वातावरण बना, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। तो ये जो हिंदुत्व, और उनको ये लगता है कि उस जो पीडीए का उनका नारा है उसको विफल अगर कोई कर सकता है तो वो हिंदुत्व को ही आगे बढ़ा के किया जा सकता है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री हो या बाकी जो धर्मगुरु हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और इन हिंदू वोटों के कंसोलिडेशन में। तो ऐसे में वो निशाना बना रहे हैं। लेकिन और एक जो हमारे देश में एक धर्मनिरपेक्ष की जो राजनीति रही है, उस राजनीति ने ये हमेशा से कोशिश किया है कि खासकर उनको जो हिंदू धर्म है या जो सनातन संस्कृति है उसकी, उनको लगता था कि उसका प्रयोग करके, उसकी उपेक्षा करके वो काउंटर पोलराइजेशन करने में सफल हो सकते हैं, और जो होता भी था, जिससे जो अल्पसंख्यक वोट था वो उनके पास जाता था और हिंदू कंसोलिडेशन न होने की वजह से 1 या 2 या 3 जातियां पकड़कर वो चुनावी राजनीति में सफल हो जाते थे। तो ये बहुत सोची समझी राजनीति है और सियासत है दोनों तरफ से। फिर धीरेन्द्र शास्त्री का कथा काम करने का है, और वो बिहार में मंच पे जेडीयू और बीजेपी के नेताओं से भरा है, जिस मंच से वो कह रहे हैं मुझे तो चिंता भगवाए हिंद की। तो बीज तो दोनों तरफ से बोए जा रहे हैं ना। मतलब इसको अब अश्विनी चौबे दिख रहे हैं सामने, इसको कौन इनकार कर सकता है? केंद्र से लेके राज्य में मंत्री। देखिए, ये कतई जो है इसको इनकार नहीं किया जा सकता कि जो धर्मगुरु हैं और खासकर धीरेन्द्र शास्त्री और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनकी कोशिश है कि किस तरीके से जो हिंदू जनमानस है उसको इकट्ठा किया जाए, और अगर वो एकत्रित रहा तो उसका राजनीतिक रूप से फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को होगा और किसी राजनीतिक दल को होगा नहीं। और क्योंकि आज की भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही जो है अपने जो हिंदू या सनातन संस्कृति से जुड़े मुद्दे उनको लेके आगे बढ़ी और उनको साफ साफ अपने घोषणा पत्र में जो है उनको स्थान दिया। तो ये तो साफ है कि दोनों तरफ से अपने अपने दांव खेले जा रहे हैं कि किस प्रकार से अगर हिंदू समुदाय एकत्रित हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से राजनीतिक फायदा होगा। और जो धीरेन्द्र शास्त्री जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं बिहार में, और वो निश्चित रूप से, और आज से नहीं ये रणनीति है। आप देखिए कि विगत 1 वर्ष से धीरेन्द्र शास्त्री जो है जब से लोकप्रिय हुए हैं, वो उनका बिहार का दौरा लगातार कई बार हुआ है और कई बार उनके बयानों पे विवाद भी उत्पन्न हुआ है। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, और जिससे क्योंकि बिहार अगर हम बात करें तो बिहार ही एक हिंदी बेल्ट की बात करें, हिंदी पट्टी की बात करें तो ऐसा राज्य है जहां अभी भी हिंदुत्व एजेंडा, हिंदुत्व प्रोजेक्ट सफल नहीं रहा है। जिस प्रकार से बाकी चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, जो हिमाचल प्रदेश, जो बाकी नॉर्थ इंडिया में जिस प्रकार से वो प्रोजेक्ट बहुत सफलता से भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, बिहार में कहीं न कहीं उसको चुनौती मिलती रही, जिसमें नीतीश कुमार, और बिहार में बैसाखियों से निकल भी नहीं पा रही है। हाँ, बिना जेडीयू के निकल भी नहीं पा रही है। निश्चित नीतीश कुमार के अलावा नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो हमेशा बिहार में एक जूनियर पार्टनर की तरह नीतीश कुमार ने उनका प्रयोग किया, और भारतीय जनता पार्टी की कोई नेतृत्व जो है स्थानीय स्तर पे, राज्य स्तर पे नहीं उभर पाया। तो ये सब उनकी संगठन,
संगठनात्मक चुनौतियां हैं, वो लेकिन ठीक है। इससे नहीं मैं बस एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा फिर अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने बिहार पे खूब बोले मैं आरजेडी का समर्थन करता हूं, आरजेडी के लिए वोट भी मांगूंगा, तो लड़ाई दोनों तरफ से। लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी को दिक्कत बिहार में क्या आ रही है, बीजेपी आज भी 43 सीट वाली जेडीयू को ही मुख्यमंत्री का पद देना पड़ता है चेहरे के नाम पर। वो उत्तर भारत में आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो अभी तक वहां पर एक ऐसा चेहरा नहीं बना पाए। सुशील मोदी जी अब नहीं है, सुशील मोदी जब तक रहे तब तक वो डिप्टी ही बन के रहे, कभी वो चेहरा नहीं प्रोजेक्ट किया गया। या बीजेपी जब इतर लड़ी नीतीश कुमार से तब भी उसने मुख्यमंत्री का कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया। यही सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए जब यहां पर लड़ाई सनातन वर्सेस ये या हिंदू मुस्लिम पे आ रही है, भगवाए हिंद और गजवाए हिंद की बात के बीच अखिलेश यादव उसको पीडीए से जोड़ देते, कहते वोट सबका चाहिए लेकिन मंदिर में अगड़े ही जाएंगे। वो कहते हैं हर संत कपड़े पहनने से संत नहीं हो जाता है। वो यहां पर भी अटैक कर रहे हैं कि 27 में हम आएंगे सत्ता में। तो चक्कर यही है कि बीजेपी यहां पे भी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी ना कि वो जैसे कथा वाला कांड हुआ उसमें बीजेपी खुल के लाइन नहीं ले पाई। कोई वजह यही थी कि उसको एक पक्ष एक साइड लेनी थी और वो ले नहीं पाई। उसमें समर्थक दल बोलते रहे गलत सही, लेकिन वो ये नहीं बोली कि कथावाचकों के साथ गलत हुआ या नहीं हुआ। और अखिलेश ने लाइन खींच दी कि कथावाचक यादव थे इसीलिए ब्राह्मणों ने उनके साथ ऐसा किया। देखिए निश्चित रूप से, और भारतीय जनता पार्टी को अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती क्योंकि जो उनकी लाभार्थी की राजनीति थी, देखिए वो उसका एक जो आप कहें कि एक्सपायरी डेट थी, वो अब राजनीति लोगों ने माना है कि ये तो सरकार का काम है हमें लाभ देना, चाहे वो अन्य योजना हो चाहे जो है बाकी जो लाभार्थियों की योजना हो। तो वो लोगों ने अब उनको एक नया विकल्प देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात कि जो आपने कहा कि अखिलेश यादव ने पीडीए के फॉर्मूले को लेके आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त की है, सफलता का स्वाद चख लिया है, तो वो उस मुद्दे से कतई नहीं हटेंगे। और उन्हें पता है कि आज जैसा अभी कथावाचक वाले बात में कहा, आज भी अगर जो अपर कास्ट है या जो ब्राह्मण समुदाय है, अगर उनको उनकी फर्स्ट चॉइस पहला प्रेफरेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही होगी, तो इसलिए वो मजबूती से एक लाइन ले सकते हैं कि वो यादव के साथ खड़े होते हुए अपने आप को दिखा सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक अगर इस सामाजिक घटना सामाजिकता के रूप में देखें इस घटना को, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो सही है कि जो मुकुट यादव को मुकुट मिश्रा बनना पड़ा वो हमारे समाज का यथार्थ है। और कि अभी भी छोटे शहरों में या जो कस्बों में या गांवों में अभी भी गैर ब्राह्मण को कथावाचक नहीं स्वीकार किया जा सकता। हाँ, जो बड़े शहर हैं या जो मीडिया जहां कमी है, जहां पंडित पहुंच नहीं रहे हैं, जी जहां मिल ही नहीं रहे, वहां स्वीकारता है। लेकिन जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था जहां वहां पर इन लोगों को मौका मिल रहा है कि कोई भी सुना दे, जहां मेट्रोपॉलिटीज में पॉलिटन सिटीज में ये जाति का बंधन टूटा है कि यहाँ नहीं खाएंगे, इसके साथ बैठ के नहीं खाएंगे, अब आप किस होटल में कहाँ खा रहे हैं, किस ढाबे पे क्या खा रहे हैं, जो हकीकत है मैं वो वाली बात कर रहा हूँ। तो लेकिन गांव में ग्रामीण अंचल में ये नहीं हो सकता, उसी का नतीजा था। तो जो छोटे कस्बे हैं या ग्रामीण जो अंचल है वहां पे अभी भी स्वीकारता नहीं है। तो ये अखिलेश यादव की राजनीति को, उनके पीडीए की राजनीति को सूट करता है। और इसी वजह से देखिए एकदम से ब्राह्मण समुदाय भी न टूट जाए, उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जो है एक पोजीशन जो है माता प्रसाद पांडे को दे रखी है और उनको एक आप कहें कि एक चेहरे के रूप में जो है बैठा रखा है।
तो ये एक पूरी की पूरी, मैं ये मानता हूं कि अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति से नहीं हटेंगे और उसको और मजबूती से उसका जो प्रयोग करेंगे, और सिर्फ यादव नहीं, जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं उनको संगठित करने की कोशिश करेंगे, उनको टिकट देने की कोशिश करेंगे, उनको जो है अपने दल में जो है सम्मानित स्थान देने की कोशिश करेंगे। तो और क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट उनका एक हद तक सफल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के समक्ष ये निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है कि वो पूरे हिंदुत्व को इकट्ठा कर सके। उसके अलावा जो स्थानीय स्तर पे जो उनका सामाजिक समीकरण है, चाहे राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे निषाद हो, इनके साथ किस प्रकार से वो सामंजस्य बैठाते हैं, क्योंकि ये नेता भी अपनी जातियों में अब उतने लोकप्रिय नहीं हैं। इनकी भी लोकप्रियता पे प्रश्न लग सकता है कि ये अपनी जात का ही कितना प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को या अपने ही कैंडिडेट के लिए मोबिलाइज करने में सफल होंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से एक बहुत ही सुनियोजित रणनीति बनानी होगी, जिससे जो हिंदू कंसोलिडेशन है वो सुनिश्चित हो सके। अगर जो है हिंदू समुदाय जातियों में विभाजित हुआ तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन महेंद्र जी, एक छोटा सा आखिरी में सवाल पूछ लूं जो बिल्कुल सियासत से जुड़ा है। भाजपा को जातियों से दिक्कत है और जातियों के सम्मेलन सबसे ज्यादा वो करती है, उत्तर प्रदेश में करती है। लिख के मंत्री वो बताएगी कि कितने मंत्री किस जात के बना रहे हैं। ये दोनों बातें नहीं चल सकती हैं, इसीलिए 24 में यह हाल हुआ है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सफल एक्सपेरिमेंट किया था किस प्रकार से कि ऊपर एक ग्रैंड हिंदुत्व नैरेटिव को बिल्ड करना और स्थानीय स्तर पे इन छोटी छोटी जातियां हैं जो आप कहें नॉन डोमिनेंट बैकवर्ड कास्ट हैं, जिसको एमबीसीज बोलते हैं, उनके साथ साझेदारी करके एक एक सीट पे जो है किस प्रकार से उनका क्या महत्व है, जो माइक्रो मैनेजमेंट किया था, और यही उनकी सफलता का बड़ा कारण रहा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन जोड़ के। एम्बेसीज को जगा दिया, मोस्ट बैकवर्ड क्लास को जगा दिया आपने, वो हिंदुत्व मानने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि या दलितों में आप देख लीजिए, महादलितों में देख लीजिए, थोड़ा आप जाएंगे अंदर डीप तो वो वहां पर अपने को हिंदुत्व से जोड़ के नहीं देखते। तो वो अम्ब्रेला जो आपने सबसे पहले बोला था जब अभी कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा है कि लाभार्थी जो उसने तैयार किया था वर्ग, अब लाभार्थी वर्ग कह रहा है ये मेरा हक हो गया, इसीलिए बीजेपी को ज्यादा अब समस्या आ रही है। निश्चित रूप से देखिए, ये एक बड़ी चुनौती है, और ये एक ऐसी चुनौती है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक कट्टर हिंदुत्व ही इस चुनौती को जो है सामना करने में जो है सफल बना सकता है भारतीय जनता पार्टी को। और यही वजह है कि बटेंगे कटेंगे वाला नारा इतना सफल रहा। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जो दुकानें हैं उन पे QR कोड लगाया जा रहा है। तो ये साफ है, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी कोशिश है कि हिंदुत्व के अम्ब्रेला में सभी जातियां संगठित हो, और तभी जो है खास सभी हिंदी बेल्ट में वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। आप देखिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने आप सफल नहीं रही, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण जो है कारण यही था कि वहां पे कर्पूरी ठाकुर जैसे ने जो ओबीसी बड़ा ओबीसी आंदोलन 70 के दशक में खड़ा किया रिजर्वेशन लेके। बिल्कुल। तो वो डिवीजन जो है बांटने में भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सफल नहीं रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश और बाकी हिंदी राज्यों में वो सफल रहा है, और बस उसको वापस उसको जोड़ने की जरूरत है। और किस प्रकार से जो पीडीए का फॉर्मूला है कि अखिलेश यादव कोई गलती करें कि चाहे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, चाहे जिस जो है पार्टियों में अपने स्थान देने में, और भारतीय जनता पार्टी उसको पंचर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो कास्ट सेंसस का जो की घोषणा कर दी उससे कुछ न कुछ जरूर पीडीए या जो मंडल की राजनीति है वो कुंद हुई है। मैं एकदम से नहीं कहूंगा कि खत्म हुई है,
या उसमें, लेकिन कमी जरूर आई लेकिन है। मेरे पास लोगों समय की खत्म सोच। हो रहा है और चर्चा कुछ और थी, लेकिन अगर आप कास्ट सेंसस कह रहे हैं ना, वो कुंद क्या होगी, वो तो 27 का रिजल्ट ही आते आते 28 हो जाएगा। शुरुआत जब 27 मार्च को होगी तो कास्ट सेंसस का किस तरीके से बीजेपी को फायदा होगा वो किसी और दिन आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये लंबा चर्चा का विषय है कि भाई जब आप शुरुआत उसकी 1 मार्च 2027 और 10 मार्च तक यूपी के रिजल्ट आ जाने नहीं हैं। नहीं देखिए, नहीं मैं पुष्कर जी, मैं दूसरे संदर्भ में कह रहा हूं। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि जो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, जो नैरेटिव था उसको काउंटर करने में भारतीय जनता पार्टी को और उसके नेताओं को आसानी होगी कि हमने खुद ही कास्ट सेंसस की घोषणा कर दी, जाति जनगणना हम खुद ही करा रहे हैं। तो ये जो विपक्ष का आरोप था वो तो निराधार है। जो narrative building है, कांग्रेस उसमें निश्चित रूप उसका से मदद मिलेगी। नैरेटिव अभी से कि राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर कह दिया था कि आपसे करवा के मानेंगे, चाहे महाराष्ट्र हार जाए या हरियाणा, और हमने करवा लिया। ये राजनीति है, चलेगी। लेकिन ये तय है कि अगर बीजेपी जब धर्म की राजनीति करेगी तो अखिलेश यादव पीडीए की ही राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। महेंद्र सिंह, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर में बात दोनों तरफ से ये है कि चुनाव जीतना चाहिए और नज़र में उत्तर प्रदेश के अब 27 है, तो जो भी सियासी दल सियासत कर रहा है वो ये समझ रहा है कि 27 में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उस हिसाब से वो अपनी राजनीति तय कर रहा है। धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनेस्टा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आल प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला।